तो ब्रेक के बाद खबर में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम बात करते हैं कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 24 जो सीटों पर उपचुनाव होने विधानसभा की, वहां उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, ऐसी खबर है। 4-5 सीटों का हमारे जो पत्रकार साथी टेलीफोन लाइन पर उन्होंने उसका जिक्र भी किया और ये भी कहा कि अब दल बदल के बाद कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी के नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाने में ना तो संकोच करती है और ना ही उन नेताओं को पार्टी छोड़ने में कोई लिहाज या कोई शर्म की बात है। हम पूछ रहे थे देवदत्त दुबे जी से, मैं लौटूंगा देवदत्त जी आपके पास कि आखिर कांग्रेस के पास जिताऊ चेहरों की क्यों कमी है? क्या उसकी सेकंड थर्ड लाइन इतनी मजबूत नहीं है? उसके पहले मैं पूछता हूं योगीराज जी, बसपा सपा की बात भी हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर अंदर खाने की कि भले ही हमारे पास कमजोर उम्मीदवार होगा, हम उससे चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन पहले वो भाजपा के बागियों की तरफ नजर डाल रहे हैं। यही तो कांग्रेस एक बड़ी गलती कर रही है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के पास इसके इस विकल्प के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, क्योंकि इस ग्वालियर चंबल अंचल में जो कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे, सेकंड लाइन वो तैयार कर नहीं पाए थे और तैयार हुई भी तो 2-4 सीटों पर रही है, वो इतनी ज्यादा सीटों पर नहीं रही। योगीराज जी, इसलिए भी लगता है कि वहां पूरा जिम्मा जो है एक तरह से सिंधिया परिवार को दे रखा था कांग्रेस ने कि आप जिसको तय करेंगे वो प्रत्याशी बनेगा, आप जिसको तय करेंगे वो जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, आप जिसको तय करेंगे वो ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। तो एक तरह से जो कांग्रेस की पूरी लाइन थी वो सिंधिया के भाजपा में जाते से ही, ज्योतिराज सिंधिया के भाजपा में जाते से पूरी की पूरी लाइन बीजेपी में चली गई। इसलिए मुझे लगता है कि ग्वालियर चंबल में थोड़ा सा कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का टोटा रहेगा, कमी रहेगी। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्या है कि यहाँ का डिसाइडेड फैक्टर सिंधिया ही थे। टिकट वितरण में जो भी डिसाइड करते थे वो सिंधिया ही करते थे। और क्योंकि कांग्रेस के पास अभी तो ये स्थिति थी कि सिंगल आदमी नहीं मिलता था तो डबल लाइन कैसे तैयार हो, तो सेकंड लाइन तो वो तैयार कर ही नहीं पाए थे। एक बात हो रही है योगीराज जी, जो फर्स्ट लाइन में खड़ा रहता है वो किसी को सेकंड लाइन में आने नहीं देता, वो खुद चाहता है कि उसके बाद लाइन शुरू हो 5वें नंबर से, 1 से 4 तक वो खुद ही रहे। ये बात भाजपा के भीतर भी है और कांग्रेस में तो पहले से थी। सियासत में आप कोई किसी को आगे नहीं बढ़ने देता, कम से कम वो चाहता है कि 1 से 10 तक मैं ही रहूंगा और 11वें नंबर से दूसरी की लाइन शुरू होगी। ये जो मैं ही रहूं दूसरा कोई ना रहे, ये भी राजनीति में एक संकट पैदा कर रहा है और कांग्रेस इससे भी जूझ रही है। कल के दिन बीजेपी भी इससे जूझेगी ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात है, राजनीति में तो सब कुछ संभव है और तभी तो ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है जब एक साथ 22-25 आदमी छोड़ के चले जाते हैं तो आपको कैंडिडेट नहीं मिलते, क्योंकि वो अपना जो सेकंड नंबर है वो तैयार ही नहीं करते। वो जैसे आप कह रहे हैं 1 से 10 नंबर तक आदमी खुद ही रहना चाहता है, तो जब 1 से 10 नंबर तक आदमी खुद ही रहेगा तो फिर कैंडिडेट मिलेंगे कहाँ से? उन्होंने अपना नया लीडरशिप पैदा ही नहीं होने दी। और जो नए जो लोग आने वाले भी थे उनके सामने इतने चैलेंजेस फेस आ गए कि वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ जगह पे, जैसे ग्वालियर की आप खास बात करो तो ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर तो एक कैंडिडेट थे, लेकिन एक सुनील शर्मा भी थे पिछले 2018 में। सुनील शर्मा की टिकट की दावेदारी तकलीफ थी, लेकिन सिंधिया ने प्रद्युम्न सिंह तोमर को वरीयता दी, तो सुनील शर्मा वहाँ एक उनके पास कैंडिडेट हो सकते। तो लेकिन ऐसी कांग्रेस के पास सीटें कम है जिसमें आपके अच्छे कैंडिडेट, सेकंड लाइन के कैंडिडेट तैयार हैं। लेकिन अधिकांश सीटों पर 24 की यदि आप बात करो तो मुझे नहीं लगता कि 4-5 सीट छोड़ के कांग्रेस के पास कोई अच्छे कैंडिडेट मिल पाएंगे। और इसीलिए उसकी नजर बीजेपी के असंतोष और बीएसपी और एसपी के असंतोष को टिकी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ग्वालियर चंबल अंचल में वो योगीराज जी, देवदत्त जी का ये कहना है कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा को घेरना चाहती है कि इन्होंने दल बदल कराया और जो कल तक हमारे बैनर से इलेक्शन लड़े थे, हमारे सिंबल पर इलेक्शन लड़े थे, वो आज बीजेपी के चिन्ह से इलेक्शन लड़ रहा है। अगर ये आरोप वो लगाती है तो जाहिर है कि फिर उसे भाजपा के बागियों को तरजीह नहीं देनी चाहिए या नहीं देनी पड़ेगी। अगर वो बीजेपी के लोगों को लाती है तो फिर तो बात बराबर हो जाएगी कि हमारे वहां चले गए और उनके आपने ले लिए, तो फिर दल बदल का जो एक नैतिकता का मुद्दा है उस मुद्दे पर कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा एक और बात है कि राजनीति में कोई प्रिंसिपल नहीं होता, कोई किसी का सिद्धांत नहीं होता। यदि यही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आप बालेंद्र शुक्ला को क्यों लेके आए? यदि आपको दिक्कत हो रही थी तो आप यही बताना चाह रहे हैं ना कि बीजेपी के कैंडिडेट भी हमारे साथ हैं और बीजेपी के एक नहीं कई लोगों पे उनकी नजर है। ये चर्चाएं और ये संकट हमें लगता है कि जब तक टिकटों का वितरण न हो जाए तब तक चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको रोक रहा हूं, अभी हमारे साथ टेलीफोन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार राघवेंद्र जी। गौरव जी, दरअसल पूरी बात इस बात पर केंद्रित हो रही है कि कई जगह कांग्रेस की जो फर्स्ट लाइन थी वो पूरी बीजेपी में चली गई, सेकंड लाइन डेवलप नहीं हुई और खासतौर से चंबल इलाके में, ग्वालियर चंबल में, जहां ब्लॉक से लेकर जिले के अध्यक्ष तक सिंधिया तय करते थे,
उम्मीदवार सिंधिया तय करते थे। ऐसे में कांग्रेस के पास संकट यह है कि वो जिताऊ उम्मीदवार कहां से लाएगी अपनी पार्टी के भीतर, क्योंकि 1 से 5 तक या 1 से 10 तक तो वही थे जो कल तक कांग्रेस के विधायक थे, आज वो भाजपा की तरफ से लड़ेंगे। आपकी राय? नहीं, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा पूर्ण रूप से कि चंबल और ग्वालियर के इलाके में सिर्फ सिंधिया खेमे के लोग थे। दिग्विजय सिंह खेमे के लोग और अन्य दलों अन्य खेमे के लोग भी वहां पर थे, लेकिन वो उतने मजबूत नहीं थे। हालांकि वो कार्यकर्ता के तौर पर बहुत अच्छे तरीके से वहां पर स्थापित नेता के तौर पर भी जाने जाते थे। अब परिस्थिति चूंकि भिन्न हो चुकी है, सिंधिया गुट के साथ जिन नेताओं का वर्चस्व रहा है वो सिंधिया गुट के साथ चले गए हैं, तो जो सेकेंड लाइन की बात हम कर रहे हैं वहां जो डेवलप नहीं हो पाई थी, उनमें अब कई चेहरे ऐसे हैं जो दिग्विजय सिंह खेमे से या अन्य खेमों से जुड़े होने के कारण अब थोड़ी सी मजबूत स्थिति में आए। बेशक गौरव जी, आप ठीक कह रहे हैं। हमारा यही तो कहना था कि उनके पास जो जिताऊ चेहरा है वो अभी नहीं है। सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में टाइम लगेगा, क्योंकि सब जानते हैं, कांग्रेस भी कहती है कि ग्वालियर चंबल हमने पूरा महाराज को सौंप रखा था। अब वो कार्यकर्ता जिनमें थोड़ा सा स्पार्क है, थोड़ी सी काबिलियत है, टैलेंट है, वो आएंगे, लेकिन एकदम से वो चुनाव आ जाए और जिताऊ चेहरे बन जाए, ये संकट कांग्रेस का है। हमारा कहना ये था। देखिए, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहां पर चूंकि लिस्ट सिंधिया जी के कहने पर तय होती थी, लेकिन इसके अलावा भी अन्य कांग्रेस के नेता वहां पर काम करते थे और जिनके झगड़े सिंधिया गुट से जो लगातार चलते रहते थे वो पार्टी में कई बार विवाद की स्थिति में सामने आते भी थे। उन लोगों के लिए सिंधिया का भाजपा में जाना एक अवसर है। वो अब अपनी पूरी जो उनकी कलाएं हैं, जो उनका एक तरह से टैलेंट है, वो उभर के आएगा। लेकिन अभी तो गौरव जी तत्काल चुनाव होंगे 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो वो बेचारे जो अभी ग्रो नहीं कर पाए थे, जो अपने आप को पूरा एक तरह से तराश नहीं पाए थे, उनके लिए दिक्कत जाएगी। पार्टी किसी न किसी को तो लड़ाएगी। ये तो खैर कांग्रेस बड़ी पार्टी है। भाजपा के पास जब 2 लोकसभा के थे, जनसंघ के पास जब कोई टिकट लेने नहीं आता था तब भी वो लड़ते थे। चुनाव कांग्रेस बेशक लड़ेगी, लेकिन हमारी जो चर्चा का केंद्र था ये कि जिताऊ चेहरे की तलाश ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेगी। इलेक्शन तो लड़ेगी वो। लगता है राघवेंद्र जी, इस बार कांग्रेस के जिताऊ चेहरे के तौर पर जो भी जमीनी कार्यकर्ता हैं वो काम करेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो सिंधिया गुट ने जिस तरीके से सरकार का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उस परिस्थिति में वो जमीनी कार्यकर्ता जो आज ये भी एक एंगल है उसका कि अब वो कार्यकर्ता आएगा जिसकी अभी तक कोई पूछ परख नहीं थी, क्योंकि वो सिंधिया कैंप का नहीं था। उसमें योग्यता थी, उसमें काम करने की क्षमता थी, पार्टी के प्रति समर्पित था, लेकिन चूंकि सिंधिया कैंप में नहीं था इसलिए उसकी पूछ परख नहीं थी। ऐसे कार्यकर्ताओं को अवसर है ये, जब कांग्रेस का वहां मैदान खाली है, वो इस माने खाली मैदान में आएंगे और अपने कर्तव्य दिखाकर पार्टी को वहां स्थापित करेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास देवदत्त जी। जो गौरव जी ने कहा ये भी एक बात है कि कांग्रेस के असल में वो लीडर आगे आए जिनको सिंधिया कैंप ने आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं है कि सिंधिया कैंप के लीडर के अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में टैलेंट नहीं था, और अब वो टैलेंट उभर के आ गया क्योंकि उनके पास खेलने का पूरा मौका है। ये तो स्वाभाविक रूप से होता है, जब आदमी को मौका मिलता है, जब प्रतिभा दिखाने का। कई प्रत्याशी आपने 2018 के चुनाव में देखे कि नए नए प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे थे, उन्होंने दिग्गज नेताओं को पटक नहीं दी। राहुल लोधी जैसे था, सामान्य कार्यकर्ता था, उसने जयंत मलैया को हराया। सरवर लोधी बंडा से जिसने हरवंश सिंह राठौर को हराया। ऐसे बहुत जगह ऐसे प्रत्याशी थे जो पहली बार चुनाव लड़े और उन्होंने दिग्गज नेताओं को हराया। मुझे लगता है राघवेंद्र जी, पूरी इस जो राजनीतिक जो माहौल बना है, इसके लिए राजनीतिक दल भी कम दोषी नहीं है। उन्होंने जिस तरह से पार्टी को मां मानने वाले नेताओं की उपेक्षा की और गॉडफादर, जो पार्टी में गॉडफादर के सहारे चलते थे, उनको जो बढ़ावा दिया, उसके कारण ये सब स्थितियां बन रही कि जिधर गॉडफादर गया उससे उधर उनके समर्थक चले गए, और जो माने माँ की जगह बाप की पार्टी में चलने लगी। पार्टी को उन्होंने नहीं माना, व्यक्ति को लीडर मान लिया, पार्टी उनके लिए सेकंड लाइन हो गई। और मैं पूछूंगा गौरव जी से, गौरव जी जो आप बात कर रहे हैं ये शुरू से है कि जिसको मौका अब मिलेगा वो अपने आप को साबित करेगा। साबित करने का मौका जब मिलेगा तो वो सिपाही कांग्रेस का पूरी दम से लड़ेगा और ये बताएगा कि हम हारती हुई बाजी को जीत रहे हैं। आपकी इसमें बहुत संक्षेप में अंतिम टिप्पणी। देखिए, अगर जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी आकलन कर रही थी कि सिंधिया जी जब भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और जो उनके समर्थक विधायक हैं वो जब भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग उनके साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेगा। लेकिन ये देखने वाली बात थी कि भारतीय जनता पार्टी में वो विधायक आए, वो सिंधिया जी आए,
लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता था वो भारतीय जनता पार्टी में आने की बजाय कांग्रेस में ही लेकिन बना। गौरव जी अभी तो बहुत चीजें बाकी है। कोरोना चल रहा है, जब ये खुलेगा, इलेक्शन होंगे, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग इधर से उधर जाएंगे। तो उसमें वो संभावना जो आप जता रहे थे कि आने वाली थी, कांग्रेस के जो लोग भाजपा में आने वाले थे, वो शायद लौट तब आए, वो रुका होगा क्योंकि अभी बहुत सारे प्रतिबंध है, इकट्ठे नहीं हो सकते आप। तो ये सारी बातें, लेकिन अभी तो हम लोग कह सकते हैं कि सूत न कपास और जुलाई में लट्ठन बट्टा, अभी तारीख घोषित हुई नहीं है, पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। और ऐसे में हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि क्या ऊंट किस करवट बैठेगा, पार्टी किसको चुनेगी। समय खत्म हो रहा है, मैं अंतिम टिप्पणी के लिए जाऊंगा। योगीराज जी, आप कुछ कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? नहीं राघवन जी, ये उपचुनाव है, ये बड़े चैलेंजेस वाले उपचुनाव है, इतनी चुनौतीपूर्ण कभी किसी को सामना नहीं करना पड़ा। क्योंकि कोई भी, केवल बीजेपी को आप छोड़ दो, कोई ये श्योर नहीं है कि हम जीत जाएंगे। और इधर बीएसपी भी दम लगा रही है, कांग्रेस भी दम लगा रही है, और सबसे बड़ी बात है कि किसी के पास कैंडिडेट नहीं है। किसी कह सकते हैं कि सब लोग डरे हुए हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन हर आदमी अपने हिसाब से गणित बैठा रहा है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद अदा करूंगा। योगीराज जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और देवदत्त जी, आपका भी कि आपने इस चर्चा में भाग लिया। हम बता दें दर्शकों को कि अभी चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन पार्टियों ने अपने पैंतरेबाजी शुरू कर दी है, प्रत्याशियों ने कर्तव्य दिखाना शुरू कर दी है, कार्यकर्ता और जनता सबको देख रही है। जैसे चुनाव घोषित होंगे तब चीजें स्पष्ट होगी। अभी तो हमने अनुमान और अटकलों पर बात की है। बाखबर के इस रंग को समेटते और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे बात करेंगे कि धरती पर 7 नहीं 8 महाद्वीप थे। एक महाद्वीप समुद्र में डूब गया है, दफन हो गया। दरअसल ये शोध भी अभी सामने आया है। यह महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर न्यूजीलैंड के ऊपर है। वैज्ञानिकों ने नया नक्शा भी इसका बनाया है, जिससे पता चलता है कि यह 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग है। इसका मतलब कि भारत से यह डूबा हुआ महाद्वीप 17 लाख वर्ग किलोमीटर बड़ा है। इस 8वें महाद्वीप का नाम जीलैंडिया कहा गया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह करीब 2.30 करोड़ साल पहले समुद्र में डूब गया था, यानी समुद्र का जलस्तर बढ़ने के साथ ये द्वीप पानी में चला गया। जीलैंडिया सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से 7.90 करोड़ साल पहले टूटा था। इस महाद्वीप के बारे में पहली बार 3 साल पहले पता चला। तब से इस पर लगातार वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। अब जाकर न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने इसका टेक्टोनिक और बैथीमेट्रिक नक्शा तैयार किया है, ताकि इससे जुड़ी भूकंपीय गतिविधियां और समुद्री जानकारी एक तरह से साझा की जा सके, पता कर सके। जीएनएल साइंस के जियोलॉजिस्ट निक मोर्टाइमर ने कहा है कि ये नक्शे हमें दुनिया के बारे में बताते हैं कि ये बेहद खास है और एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। तो कुल मिलाकर 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप थे। एक महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के पास समुद्र में डूब गया है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।